और भी क्वेश्चन आगे मिलेगा ना, एक दूसरे बुक से बनाना चाहिए, किसी बुक से बनाना चाहिए था। बुक तो है तुम लोग के पास, साइड बुक। कहता है कि रिस्पायरेशन जो है, कोई भी जनरल ऑर्गेनिज्म के लिए दो तरह का रिस्पायरेशन होता है। एक तो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा होगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक और एनारोबिक का मतलब क्या हुआ? तो एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब जिसको रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी। जिस ऑर्गेनिज्म को रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो उसका रिस्पिरेशन अगर बोले कि वो कैसा रिस्पिरेशन करता है भाई, तो एरोबिक रिस्पायरेशन। और जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना, ये विदाउट ऑक्सीजन कर सकते हो, है ना, ये विदाउट ऑक्सीजन। तो हम लोग बताओ कि एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं या एनएरोबिक? क्या कर हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए भाई, नहीं। एनएरोबिक कौन करता होगा? तो कुछ कुछ बैक्टीरिया सब होते हैं, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन वो करते हैं। इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बट ये जान लो कि रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन हमको चाहिए, और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन भी वो रिस्पायरेशन मतलब अपना कर लेगा। अब सवाल है कि रिस्पायरेशन है क्या, है ना। रिस्पायरेशन क्या है भाई, इसका अगर डिफाइन किया जाए तो क्या है रिस्पायरेशन? तो क्या श्वास लेना श्वास छोड़ना रिस्पायरेशन है क्या? श्वास लेना श्वास छोड़ना रिस्पायरेशन नहीं है, ठीक ना। श्वास लेना श्वास छोड़ना उसको ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग है वो। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस है बाबू। ब्रीदिंग हुआ कि हम श्वास लेते हैं, एक इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं, वो हमारा ब्रीदिंग कहलाता है ना। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, 1 मिनट में कितना बार ब्रीदिंग करता है? तो लगभग 20 से 22 बार, है ना, करता है, ठीक। रिस्पायरेशन क्या हुआ? तो रिस्पायरेशन हुआ कि जो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं, है ना, और न्यूट्रिशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना था, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में बना था कि नहीं। तो कहता है कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल और जो ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग से लिए, ये दोनों आपस में मिलता है, और ये दोनों रिएक्शन करता है भाई, और क्या बनाएगा? तो CO2 प्लस H2O, और बहुत सारा एनर्जी हमारे शरीर को देता है। एनर्जी किस फॉर्म में होता है? इन ATP। एनर्जी का यूनिट हम लोग जूल पढ़े हो ना। यहाँ पे एनर्जी को हम लोग ATP में मेजर करते हैं। ATP क्या है? तो ATP है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या है भाई? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो ये रिएक्शन से तुम लोग वाकिफ हो, पहले केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में भी ये रिएक्शन हम लोग देखे थे। तो रिस्पायरेशन जस्ट ऑक्सीजन लेना ऑक्सीजन छोड़ना ये नहीं है, वो ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन आया और न्यूट्रिशन से जो डाइजेस्ट होके कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, वो दोनों क्या होता है? रिएक्शन करता है, और हमारे बॉडी की बात मैं कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये रिएक्शन जो कहलाता है, ये रिस्पायरेशन कहलाता है। ऐसे तुम अभी अपने बुक को देखोगे
पेज नंबर 102 खोलो। है बुक सबके पास? है। हम्म। तो 102 में देखो एक चार्ट अच्छा सा दिया हुआ है ऊपर में, है क्या? इसको मिटा दूं, उसके बाद चार्ट बनाता हूं। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं बाबू। यहां पे देखोगे कि रिस्पायरेशन दिया हुआ है, तो कहता है कि हम लोग अभी देखें कि ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, बहुत सारा एनर्जी देता है। तो ये रिस्पायरेशन का एक फॉर्म हुआ। रिस्पायरेशन देखो बहुत तरीके से होता है, तुम अगर अपने बुक को देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो C6H12O6, है ना। तो कहता है इसके पास कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन इसके पास 6 होता है। तो ग्लूकोज सबसे पहले क्या होता है, ये टूटता है सिंपलर मॉलिक्यूल में। इस दूसरा जो ग्लूकोज टूटता है तो पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल है बाबू, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन। इसमें पायरुवेट जो होता है ना उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप समझो कि एक ग्लूकोज कितने पायरुवेट में टूटता होगा, 2 पायरुवेट में टूटता होगा। और ये कहां पे रिएक्शन होता है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, ये तो पता होना चाहिए। अगर 9th में सेल पढ़े होगे तो सेल में बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होता था, साइटोप्लाज्म में बहुत सारा चीज होता था। अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद देखोगे कि उसके बाद ये पायरुवेट जो होता है वो 3 तरीके से टूटता है भाई। उसके बाद ये पायरुवेट जो होता है वो 3 तरीके से टूटता है। पहला जो कहता है, जो हम अभी जस्ट बताए एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की बात किए, तो देखो फर्स्ट में है क्या कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट में है उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम बताए थे ना कि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो किससे होता है, तो ईस्ट होता है। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट का नाम सुने हो क्या, क्या रे? तो कहता है कि उसके बाद देखो क्या बना है भाई, पायरुवेट, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट उसको क्या करता है, तो बेसिकली उसको तोड़ता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में एनर्जी यहां पे रिलीज करेगा। ये जो प्रोसेस होता है पायरुवेट का इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में टूटना, जो शराब बनाया जाता है ये इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। उसको जैसे ग्लूकोज है, जैसे चावल ये सब को सड़ा के बहुत दिनों तक सड़ा करके उससे इथेनॉल वगैरह बनाया जाता है ना, शराब बनाया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है भाई, है ना। और उसमें ईस्ट डाला जाता है ताकि वो प्रोसेस उसको इथेनॉल बना दे, और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। दूसरा जो है कहता है कि पहला तो हो गया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी दूसरा देखोगे, अगर बुक देखो तो कहता है कि दूसरा में लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन क्या है, देखोगे तुम
तो कहता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कुछ कम ऑक्सीजन है भाई, यानी कि जितना चाहिए उतना नहीं है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होगा तो ये रिएक्शन कहाँ होता है, तो हमारे मसल सेल्स में होते हैं। तो इस रिएक्शन के बाद क्या बनेगा भाई, पायरुवेट जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर पायरुवेट को कम ऑक्सीजन मिला तब क्या बना देगा, तो तुम देखोगे तो क्या बनाया है, लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी यहाँ पे देगा। अब ये एनर्जी जो होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी तुम सोचो कि जैसे दौड़ते हो कभी, है ना, मान ले दौड़े कुछ देर, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी दौड़े, तो दौड़ने के बाद देखते हो कि मसल्स में दर्द होने लगता है। क्या ऐसा ऑब्जर्व किए हो, पैर का मसल्स में दर्द होने लगता है भाई? क्यों क्यों होता होगा, क्या होता होगा उसमें? तो वहां पे हमारा जो मसल्स देखोगे कि दौड़ोगे तो पैर का मसल्स टाइट हो जाता है, होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो टाइट होता है बेसिकली किसके वजह से, तो उस मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड ही बन जाता है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इथेनॉल जो है इसमें 2 कार्बन होते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला तुम आराम से पढ़ोगे, जब कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तब की बात है। C2H5OH होता है, अभी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे मसल्स में क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसकी वजह से वो मसल्स हार्ड हो जाता है और दर्द भी करता है हमको। तो हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए, दौड़ने समय क्या होता है, हम तेजी से श्वास लेते हैं, फिर भी हमारा ऑक्सीजन का डिमांड पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय हम बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहे होते हैं। तो उस समय हमारा क्या होता है, जो भी रिएक्शन होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। फिर कुछ देर धीरे 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 रहते रहते फिर ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर से मसल से रिलीज होता है, तो फिर जाके मसल्स हमारा क्या होता है, नॉर्मल हो पाता है। क्या कोई दिक्कत है? और तीसरा जो है, हाँ? कैसे नहीं, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये कैसे क्या है, ये अपना प्रूव्ड है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो एनर्जी होगा ये थोड़ा कम होगा, फिर एनर्जी यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा होगा, और जो फाइनली सबसे ज्यादा होगा, जो वहां पे कंप्लीट ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे सबसे लास्ट देखो, थर्ड वन देखोगे तो वहां पे क्या है भाई, तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जितना चाहिए उतना है ऑक्सीजन वहां पे। तो ये रिएक्शन कहां पे होगा भाई, तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है समझते हो, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल में होता है, पावर ऑफ द सेल होता है, मतलब वही पढ़े होंगे कि आप एनर्जी का जनरेशन हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या ऐसा पढ़े हो ना? तो जो ओरिजिनल रिस्पायरेशन रिएक्शन हम लोग लिखे थे वो यहीं पे फॉर्म होता है कि ग्लूकोज, इसको एक्सेस ऑक्सीजन मिला, मतलब जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन है यहाँ पे, सफिशियंट है, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होगा, सब में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही होगा। ये एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा कम है तो एनर्जी भी क्या होगा, कम रिलीज होगा, और वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है लेकिन बहुत बहुत कम एनर्जी रिलीज होगा। क्या कोई दिक्कत है? और ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये कंप्लीट हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का चार्ट है। ये बहुत बार क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई में आ चुका है। ये पूरा चार्ट की रिस्पायरेशन जो हो रहा है, या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है या रिस्पायरेशन है, वो किस किस तरीके से हो सकता है बाबू, तो ये तुम्हें चार्ट एज इट इज बनाना होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ ग्लूकोज से पायरुवेट तोड़ोगे साइटोप्लाज्म में, फिर एक बार अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक बार लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक बार प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में होगा। याद रखोगे कि हमारा मसल्स दर्द करता है अगर दौड़ते हैं तो, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। फिर जब एक्सेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तब हमारा रिएक्शन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी बनेगा। अगर बिना एब्सेंस का बना, बिना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का हुआ है तो इथेनॉल बनाएगा, यानी कि अल्कोहल, शराब बनता है वहां पे, है ना, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं उसको। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी थोड़ा सा रिलीज होगा, लेस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे, ऑक्सीजन थोड़ा सा है, इस वजह से एनर्जी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से मसल्स हमारा क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। और फिर है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना है, तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक्सेस एनर्जी, मतलब जो एनर्जी हमारा शरीर का रिक्वायरमेंट है उतना पूरा एनर्जी बनता है। किस फॉर्म में भाई, तो एटीपी के। और एटीपी हम बता चुके हैं कि एटीपी क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। पूछेगा तुम्हें कि एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हम लोग एनर्जी को अपने बॉडी में किस फॉर्म में मेजर करते हैं, तो वहां पे जूल मत लिख देना, वहां पे क्या होगा, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या कोई दिक्कत है? तो हाँ, तो CO2 तो एक ही हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है ना, ये सबसे सिंपलर फॉर्म है। क्या स, सबसे सिंपलर फॉर्म है बाबू, क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या रे बाबू, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ले लिए हो? देखो हमारे बॉडी में जो है लंग्स है ना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन से तो हमें ग्लूकोज मिल गया भाई, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, नहीं, श्वास को लेते हो नाक से। तो देखोगे एक फिगर है तुम्हारे बुक में, है कि नहीं, पेज नंबर 104 में देखोगे। ये फिगर तुम्हें बनाने नहीं आएगा, ठीक ना, है ना, लेकिन इसका जो लेबलिंग है सब वो हमें पता होना चाहिए, इसका लेबलिंग जो है वो पता होना चाहिए भाई। तो कहता है ये तो माउथ है, यहां से नाक से ऐसे आया पाइप, फिर क्या कहता है यहाँ पे, ये दोनों तरफ लंग्स होता है। लंग्स हमारा क्या होता है, दो होता है, दोनों साइड होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होता है। तो यहाँ लंग्स, यहाँ पे क्या होता है कि मोटा पाइप आया, एक पाइप इधर गया, एक पाइप इधर गया, है ना, दोनों तरफ गया। फिर लंग्स में कहता है कि यहाँ पे भी फिर बहुत सारा पाइप, बहुत सारा ब्रांचिंग होगा, बहुत सारा ब्रांचिंग होगा। फिगर में तो सिंबॉलिक बना रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो तुम्हारे बुक में है। फिर यहाँ पे क्या होता है, और छोटा छोटा ब्रांचिंग होगा, और छोटा छोटा ब्रांचिंग ऐसा होगा, और इसी तरह से इधर भी होगा, है ना। जो ओरिजिनल लंग्स है हमारा वो फिगर तुम देखोगे, कर रहा है, कितना हुआ है, अब शो कर रहा है, हाँ। अच्छा चलो सुनो, तो ये तुम अपना फिगर में देखो, फिगर से ही हम डिस्कस करते हैं। तो फिगर में क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जिससे हम श्वास लेते हैं, नाक, यही है ना, तो इसको बोला जाता है नेसल कैविटी। क्या बोलते हैं, नाक, नाक से दो नाक हमारे पास है, तो उससे हम श्वास लेते हैं। नेसल कैविटी या नेसल पासेज जो भी कह सकते हो,
फिर कहता है कि यहाँ पे कंट, यहाँ पे देखो कि बहुत सारा स्ट्रक्चर टाइप का बना हुआ है। तो सबसे पहले जो होता है, देखोगे यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक फेरिंग्स है, फेरिंग्स है, फिर क्या है, लैरिंग्स है कि नहीं? क्या रे बाबू, फिगर देख रहे हो क्या तुम लोग सब? देख, फिर कहता है कि इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। लैरिंग्स के बाद फिर होता है ट्रैकिया, और ये जो रिंग दिया हुआ है इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज सबका काम क्या क्या है वो समझाएंगे। उसके बाद देखो रिंग ऑफ कार्टिलेज के बारे, फिर वो लंग्स में आगे चला जाता है। लंग्स का पार्ट है, तो लंग्स का जो ये दो जो मोटा मोटा पाइप है, जो इनिशियल पाइप जो दोनों तरफ गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, है ना। जो मोटा पाइप है जो दोनों तरफ गया है, यानी कि इस पाइप को और इस पाइप को, इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। यानी कि जो इस पैसेज से जो गया और दो भाग में डिवाइड हुआ, दोनों तरफ लंग्स होते हैं, तो वो जो दोनों पाइप हुआ उसको हम कहेंगे ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई कहता है कि फिर ब्रोंकाई भी छोटा छोटा में और डिवाइड हुआ है। ब्रोंकाई क्या हुआ, छोटा छोटा पाइप में डिवाइड हुआ। ये छोटा छोटा पाइप और क्या कहलाएगा, तो ये ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। ठीक, और उसके बाद कहता है कि वो भी और छोटा छोटा में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा जो और दिख रहा था, मतलब बहुत ब्रांचिंग, जैसे एक ब्रांचिंग हुआ, दो, फिर उससे ब्रांचिंग हुआ, फिर इससे भी ब्रांचिंग होता है, ऐसा ऐसा ब्रांचिंग होगा। तो ये ब्रांचिंग जो है वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, ये एल्वियोलर सैक। और जो बलून लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, गोल गोल, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा कहलाता है एल्वोली। ये क्या कहलाता है भाई, एल्वोली कहलाएगा। इतना पार्ट होता है हमारा लंग्स का। सबका काम भी कुछ ना कुछ अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या रे, कट गया है क्या सब लोग? हाँ? है ना सब लोग? चलो देखो, अब सबका काम हम देखते हैं। नेसल कैविटी का क्या काम है? तो नेसल कैविटी तो केवल क्या करता है भाई, यहां से ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्या मतलब एयर को लिया, एयर को लिया। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ म्यूकस होते हैं। म्यूकस मतलब हमारा नाक क्या होता है, गीला होना चाहिए। अगर गीला नाक नहीं है, सूख जाएगा नाक भाई, तब क्या होगा, तब तुमको प्रॉब्लम होगा सांस लेने में, है ना। तो नाक में थोड़ा सा म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब लिक्विड। वो क्या करता है कि अगर श्वास में कुछ धूल कण हल्का फल्का अगर जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो नाक में ही क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अंदर जाने, वो लंग्स तक अंदर जाने नहीं देगा। और फिर हमारे नाक में बाल वगैरह भी होते हैं, वो सब भी का फंक्शन भी वही है। बेसिकली बाहर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको वो पास होने से क्या करेगा, उसको रोकेगा। उसके बाद जब आते हैं यहाँ पे फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स है, देखो अपने गला में देखोगे कि एक निकला हुआ रहता है, यहाँ पे निकला हुआ रहता है कि नहीं, कभी ऐसा देखे हो? या अपना अभी बच्चे हो तुम लोग नहीं देखोगे, लेकिन बड़ा आदमी किसी का देखोगे तो उसका दिख जाएगा कि यहाँ पे कुछ निकला हुआ है। क्या ऐसा देखे हो कभी? क्या रे, कोई नहीं देखा है? तो कहता है कि वही जो वहां पे है वो फेरिंग्स और लैरिंग्स कहलाता है। वहां पे फेरिंग्स और लैरिंग्स कहलाएगा। वो बेसिकली उस दोनों को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। जैसे जो हम साउंड निकालते हैं ना, तो साउंड हम कैसे निकाल पाते हैं भाई, तो एयर हमारे इससे फेरिंग्स और लैरिंग्स से टकरा के, और तब वो क्या होता है कि वॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसका बेसिकली रिस्पायरेशन से कुछ काम नहीं है, लेकिन चूंकि उसी का पार्ट है तो इसलिए उसको फेरिंग्स लैरिंग्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद जो पाइप होता है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। उसके बाद जो पाइप आगे चला, यहाँ का जो निकला हुआ पार्ट था उसके आगे जो चला उसको ट्रैकिया बोलते हैं। वो पाइप है, जैसे वहां पे ओसोफेगस होता था, यहाँ पे ट्रैकिया है।
अभी ट्रैकिया आके आगे आकर के क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हुआ, दो ब्रोंकाई में बट गया। ट्रैकिया क्या हुआ भाई, ट्रैकिया जो ये मेन पाइप है, ये हमारा ट्रैकिया कहलाएगा। ये मेन पाइप जो ट्रैकिया है, अभी ट्रैकिया क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हुआ, दो ब्रोंकाई में। अभी ट्रैकिया को प्रोटेक्शन पर देने के लिए क्या होता है कि एक रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब बोन्स, है ना, बोन और कार्टिलेज ऐसा पढ़े होगे तुम नाइन्थ में। तो बोन होता है कि थोड़ा स्ट्रांग है, कार्टिलेज है कि फ्लेक्सिबल है, जिससे हम अपना गर्दन को मोड़ सकते हो कि नहीं मोड़ सकते हो, क्या रे बाबू। लेकिन अगर वहां पे बोन होता, कार्टिलेज नहीं होता, तब हम क्या मोड़ पाते क्या। अभी यहां से हम मोड़ पाएंगे इसको क्या, ये पूरा बोन यहां से यहां तक एक बोन है, इसको मोड़ पाते हो क्या, नहीं मोड़ पाते हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज होता है, रिंग होता है, ताकि जैसे अभी हम मान लेते हैं ऐसे मोड़ लिए, तब भी क्या होगा कि अंदर का पाइप जो है जिसमें ऑक्सीजन जाएगा, उस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अभी मान लेते हैं एक पाइप ऐसे जा रहा है, उसको मोड़ दो, तब तो उसका रास्ता ही ब्लॉक हो गया, क्या आगे जा पाएगा कुछ भी, कुछ भी मान ले पानी जा रहा है, कुछ भी जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तब तो आदमी मर जाएगा भाई, ऑक्सीजन उसको जा ही नहीं रहा है तो मर जाएगा ही ना। तो इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज देता है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करेगा, उस ट्रैकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि अगर ये मुड़ा हुआ भी है तो ट्रैकिया मुड़ेगा, वो पाइप जो उसके अंदर है वो क्या होगा, पाइप सुरक्षित रहेगा, उसका शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन का रास्ता जो है हमारा वो ओपन रहेगा। क्या कोई दिक्कत है। अभी उसके बाद क्या होता है, कटेगा तो बोलना, ठीक ना। ऐसे हमें लगता है कि कटना अब नहीं चाहिए, नहीं कटेगा, है ना। तो अभी ट्रैकिया फिर क्या हुआ, दो भाग में डिवाइड हुआ, दोनों तरफ लंग्स का पार्ट होता है ना, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो ब्रोंकिया में डिवाइड हुआ, ब्रोंकिया और छोटा छोटा ब्रांच में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल्स और छोटा छोटा ब्रांच में डिवाइड हुआ, जिसको एल्वियोलर सैक कहते हैं। और सबसे फाइनली जो ऑक्सीजन को पहुंचना चाहिए वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो है एल्वोली। एल्वोली कैसा है भाई, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर। और सबसे जो मेन पार्ट यहाँ पे है हमारा एल्वोली ही है। जैसे श्वास लेते हो तो हमारा सीना फूल जाता है कि नहीं, चेस्ट फूलता है कि नहीं भाई। श्वास लेते हो तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि सीना फूला है, सब श्वास छोड़ते हो तो थोड़ा सा रिलीज हुआ है, क्या ऐसा नहीं होता है। क्या रे, ऐसा नहीं होता है, होता होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा ये बहुत बैलून लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है। तो क्या होगा, श्वास उसमें जब भरेगा, एयर जब भरेगा तो क्या होगा, वो फूल जाएगा भाई। तो फूलेगा तो हमारा ये स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा। यहाँ जो इसके ऊपर रिब जो लगा हुआ होता है, बोन्स हमारे यहाँ पे देखोगे क्या होता है, रिब होता है, हड्डी होता है ना, ऐसे ऐसे जाएगा। तो वो रिब हमें लगेगा कि ऊपर नीचे हो रहा है भाई। तो एल्वोली में जो ऑक्सीजन जाता है, तो सबसे देखो लास्ट में जो फिगर उधर बनाए हुए हैं, फिगर से एक एरो लेकर के उधर एल्वोली बनाए हुए, अगर बुक देखोगे तो क्या है कि नहीं। तो कहता है कि मेन काम कहाँ होता है, तो मेन काम एल्वोली में ही होता है हमारा, जो ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम का है। वहां पे क्या होगा कि यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। पूछेगा अगर एक नंबर का क्वेश्चन कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस कहां पे होता है भाई, ह्यूमन बीइंग में, तो एल्वोली में होगा। मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो एल्वोली में क्या होता है कि एल्वोली का मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर है ना, जैसा भी ये एल्वोली है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आया तो जैसे विली होता था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता था, तो विली क्या होता था कि उसमें बहुत सारा ब्लड बंडल्स होता था कि नहीं। हाँ, हम लोग एल्वोली के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा टेक्स प्लेस होता है वो हमारा एल्वोली में होता है। मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये कहाँ पे होगा भाई, तो ये एल्वोली में ही होता है। तो कहता है कि क्या होता है भाई इसमें, जो कि वहां पे ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, क्या होता होगा। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता था कि नहीं, क्या रे बाबू, विली होता था ना, उसी तरह से। हाँ हाँ, तो कहता है कि उसी तरह से विली में क्या होता था, बहुत सारा ब्लड का नेटवर्क होता था, वहां पे ब्लड का कैपिलरी, छोटा छोटा पतला कैपिलरी पाइप होता था। उसी तरह से इसका भी जो सरफेस है, इसका भी जो सरफेस में ब्लड का बहुत सारा कैपिलरीज यहाँ पे भी होता है। तो ब्लड का कैपिलरीज क्या करेगा भाई, तो ब्लड का यहाँ से जो ऑक्सीजन आया वो क्या करेगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में जब चला जाएगा तो ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन पूरे शरीर में, ब्लड क्या करेगा, शरीर के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाया। और रिस्पायरेशन अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि हर सेल में क्या होगा, रिस्पायरेशन C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन उसको मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या बन जाएगा CO2 प्लस H2O और एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो CO2 बना, वो CO2 फिर बाहर भी तो जाना चाहिए शरीर से, क्या वो CO2 शरीर से बाहर जाना चाहिए। तो फिर यहीं पे सेम प्लेस पे एल्वोली में सब कुछ होता है, ऑक्सीजन रिलीज किया, फिर सारा कार्बन ऑक्सीजन यूज हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ करेगा, ब्लड कहाँ छोड़ देगा, फिर से एल्वोली में ही छोड़ देगा, जिसको कि हम इनहेल करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग की बात मैं कर रहा हूं, ब्रीदिंग में श्वास लेते हो श्वास छोड़ते हो। तो इनहेल जब हम करते हैं तो बेसिकली ऑक्सीजन हम लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो भी होगा सब कुछ होगा, यहाँ पे कहाँ पे होगा भाई, एल्वोली में। एल्वोली क्या है, एल्वोली कंटेन्स रिच ब्लड वेसल्स which absorbs oxygen and send it to the whole body parts, वो पूरे शरीर में भेज देता है, क्योंकि ब्लड हर शरीर के हर सेल में जाता है। एंड आफ्टर रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर तो शरीर में रह जाता है, एनर्जी हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्टेज मटेरियल है, तो वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए। तो उसको फिर से क्या करता है, ब्लड वो इम्प्योर ब्लड हो जाता है, आगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे उस चीज को। तो वो इम्प्योर ब्लड होता है, उस चीज को फिर से वो कहाँ लाता है भाई, तो फिर से वो एल्वोली में वहां पे क्या करता है, अपना गैस को रिलीज किया और फिर से नया ऑक्सीजन लेता है, और ये फिर से क्या करेगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में ये पहुंचा देगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या रे, क्या है अरे एल्वेओलर सैक एल्वोली एक ही नहीं है भाई। अरे बात वही हुआ ना, लास्ट जो सबसे लास्ट जो बलून है उसको एल्वोली बोलते हैं, और एल्वोली सैक उसको जो कनेक्ट कर रहा है पाइप, जो ये इसको एल्वोलर सैक कर सकते हो, जो कर सकते हो। ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको एल्वोली कहते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसके ज्यादा लेबलिंग से इससे क्वेश्चन हाँ बोलो। अरे किसको नहीं बोलते हैं भाई, हम क्या बोले, सुनो, नेसल कैविटी जो ट्रैकिया है दो भाग में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई डिवाइड हुआ, ब्रोंकियोल्स में ब्रोंकियोल्स डिवाइड हुआ, एल्वोलर सैक में, एल्वोलर सैक फाइनली बन गया क्या, एल्वोली। बस ये सीक्वेंस याद रखोगे, क्या है का मतलब नहीं है। वो जैसे जैसे एयर हमारा पास करते हुए फाइनल यहाँ एल्वोली तक पहुंचेगा, वो चीज है वो, कि नाक से चला तो ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से एल्वोलर सैक, और फाइनली जो एल्वोली है, जहां पे हमारा डेस्टिनेशन है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कौन कहाँ है तो शरीर फाड़ के देखना होगा ना भाई, लेकिन ये रास्ता है ना। फाइनली ऑक्सीजन या जो भी एक्सचेंज जो होगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा,
वो हमारा एल्बोली में होगा, और एल्बोली ही हमारा इसका मेन पार्ट है ना। तो अभी जिस जैसे अभी जस्ट कोरोना जो हो रहा था, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, इस एल्बोली को ही चॉक कर दे रहा था, जाम कर दे रहा था। वहां पे जो कोरोना जो वायरस था, वहां पे मल्टीप्लाई होकर के उसको ही चॉक कर दे रहा था, उसके सरफेस को, यानी कि इसको, यानी कि यहां से क्या होता था कि ऑक्सीजन का मतलब एक्सचेंज वहां पे नहीं हो पा रहा था उसको अच्छे से, है ना। तो उस वजह से उसको परेशानी हो रहा था। अभी कोरोना में लंग्स ही सबसे प्रभावित हुआ था ना भाई, क्या। हमारा ये जो एल्बोली इतना बड़ा है भाई, कि अगर शरीर के पूरा एल्बोली को अगर फाड़ करके सीट बना दिया जाए, तो एक ग्राउंड होगा, एक प्लेग्राउंड इतना बड़ा होगा, समझे। हमारे बॉडी के अंदर जो ये एल्बोली जो बलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो उसको काट काट के अगर सबको अलग अलग करके सीट बनाया जाए, तो एक ग्राउंड जैसा उतना स्ट्रक्चर होगा, उतना हमारे पास है, क्या। लंग्स कितना बड़ा का शरीर सबका, लंग्स तो लगभग ठीक ठाक ही रहता है, कितना बड़ा होने का मतलब नहीं है। अभी आदमी जैसा है, उसके हिसाब से उसका लंग्स होगा, है ना। छोटा बच्चा छोटा होगा, बड़ा है तो थोड़ा बड़ा होगा, कितना बड़ा होने का क्या मतलब है। अब एक चीज कहता है कि ब्लड में हमारा हेमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का नाम सुने हो, हीमोग्लोबिन का नाम सुने। क्या होता है हीमोग्लोबिन के कलर का वजह से ही हमारा ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, क्या ऐसा पढ़े होगे कभी ना कभी। तो यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड बंडल्स जो होता है, ब्लड में तो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, हीमोग्लोबिन में कैपेसिटी होता है कि ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर सके, है ना। अभी ऑक्सीजन गैस है भाई, गैस को एब्जॉर्ब करना इतना आसान काम नहीं है, गैस तो उड़ने वाला चीज है ना, तो उसको एब्जॉर्ब करना उतना आसान चीज नहीं है। तो उसको एब्जॉर्ब करने वाला कुछ मटेरियल हो जो कि उसको एब्जॉर्ब करता होगा। तो ब्लड में यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, उसको ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये काम है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम यही है यहाँ पे। और क्या काम है वो तो जगह जगह आने पे पड़ेंगे ना, कहीं ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग से जगह। यहाँ पे हीमोग्लोबिन अगर जिसके बॉडी में कम है, यानी कि उसका ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा शरीर में, क्या नहीं होगा, कम होगा। तो जिसका यानी कि ऑक्सीजन अगर शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब अगर कम होगा, तो हमारा पूरा एनर्जी रिलीज होगा, क्या नहीं होगा। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला लैक्टिक एसिड वगैरह शरीर में बनने लगेगा, शरीर में दर्द करेगा, और बॉडी क्या हो जाता है, धीरे 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 कमजोर हो जाता है, नहीं। तो उसको कहता है कि एनीमिया हो गया है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो हीमोग्लोबिन के लिए अपना आयरन वगैरह खाता है, आयरन का टेबलेट, फॉलिक एसिड का टेबलेट वगैरह खाता है, तो क्या होगा, वो फिर ना उसका कमी पूरा होता है, नहीं। इसीलिए कहता है कि हरा साग सब्जी ज्यादा खाइए भाई, उसमें आयरन वगैरह काफी होता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन तुम्हारा क्या होगा, ठीक ठाक रहेगा। क्या कोई दिक्कत है। हम्म, क्या रे बाबू। अब कहता है कि हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दे दिया है, लंग्स दे दिया है, और भी जो एनिमल है उसमें भी लंग्स है, लेकिन जो छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, उसमें लंग्स होता नहीं है। तो वो कैसे सांस लेता होगा, वो कैसे रिस्पायरेशन करता होगा, क्योंकि लाइफ तो उसका भी चलना है भाई, है ना। तो लाइफ उसका चलना है, वो कैसे सांस लेगा। तो उसका एक प्रोसेस है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का तुम पढ़े होगे नाइन्थ में भी, थोड़ा ना थोड़ा पढ़े हो क्या। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है बेसिकली,
कि छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, मतलब फुल बॉडी डिजाइन उसके पास नहीं है, यानी कि सब चीज के अलग अलग ऑर्गन नहीं है कि खाने के लिए स्टोमिक है, ये है, लंग्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। तब क्या करेगा, तब वो क्या करता है कि मान लेते हैं एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये ऐसा है, तो वो क्या करेगा कि एक सेल मान लेते हैं ऑक्सीजन यहां से लिया है ना, सराउंडिंग में जो होगा सेल वो क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, लेता कैसे है, तो कहता है कि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। तो बेसिकली क्या होता है इसका डेफिनेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल है, सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी चीज अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उसका उसका जो होल्स होता है, उसके जो होल होते हैं भाई, जैसे हम लोग का स्किन है, हम लोग का स्किन में से तेल लगाते हैं, तेल को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ऐसा थोड़े कि कुछ भी लगा दोगे उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, नहीं करेगा। तो इसका जो होल हमारे बॉडी में उसका कुछ ना कुछ साइज है, तो यहाँ पे भी वही है। तो क्या करता है कि ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो उसी से क्या करता है वो एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। तो कहता है कि यहां से पहले ऑक्सीजन यहाँ पे आया, फिर अब ये इसमें ट्रांसफर करेगा, इसमें करेगा, फिर ये इसमें करेगा, इसमें करेगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो कहता है कि ये डिफ्यूजन से पहले एक सेल में जाएगा, यानी जो बाहर है सेल सरफेस पे, उससे फिर अंदर धीरे 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 जाएगा। तो कहता है कि हम लोग के शरीर में डिफ्यूजन से क्यों नहीं ऑक्सीजन डिमांड पूरा हुआ, हम लोग को स्पेशल ऑर्गन लंग्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, बता सकते हो? हम लोग के शरीर में भाई डिफ्यूजन से क्यों नहीं ऑक्सीजन डिमांड पूरा हो गया, हम लोग का भी स्किन ऑक्सीजन लेता और पूरे शरीर को बांट देता, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्या रे बाबू, वो है जवाब देने वाला? मल्टी सेलुलर तो ये भी है, 3-4 सेल यहाँ पे भी बनाए हैं। हम लोग का क्या है कि बहुत सारा सेल है, मिलियंस ऑफ सेल है। डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वेरी वेरी स्लो होता है ना। ये प्रोसेस क्या होगा, वेरी वेरी स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो होता है। अभी जैसे चना को पानी में डालते हो तो क्या तुरंत फूल जाता है क्या? भाई रात भर डालोगे तब फूलता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वहां पे भी पानी क्या होता है, ऑस्मोसिस उसको कहते हैं। लिक्विड जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर करेगा तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ऐसा पढ़े होगे। और गैस अगर ट्रांसफर होता है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। तो वहां पे ऑस्मोसिस होगा, चना पानी में डालने पे फूलता है जो, तो बहुत लंबा समय लेता है। दूसरी तरह से डिफ्यूजन भी काफी लंबा समय लेता है। हमारा बॉडी क्या होता है, करोड़ों अरबों खरबों सेल्स हैं। तो पता चले कि अगर मान लेते हैं कि पैर से श्वास ऑक्सीजन लिया तो यहां तक पहुंचते पहुंचते सालों लग जाएगा, तब तक आदमी जिंदा रहेगा क्या? हम्म, क्या रे बाबू, जिंदा रहेगा? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ हर सेल का अलग अलग फंक्शन है, हर सेल का अलग अलग काम है, और उसको एनर्जी हमेशा चाहिए। हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, सब कुछ, आंख नाक कान सब चल रहा है, तो सबको एट ए टाइम एनर्जी चाहिए, यानी कि एट ए टाइम ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो वो रिस्पायरेशन करेगा। तो इस वजह से हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हमारे बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं कर सकता। ये जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल पे, उसमें क्या होगा, वो ऑक्सीजन डिमांड उसका पूरा हो सकता है, लेकिन हमारे लेवल पे क्या होगा, वो चीज पूरा नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो रिस्पायरेशन तुम्हारा सब लंग्स के अंदर ही होता है, फिगर देखो ना, बुक में अच्छे से बना हुआ है। चलिए तो ठीक है बउआ, इसका क्वेश्चन बना लेना, कल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे।